नमस्कार, मैं आनंद नरसिम्हन और न्यूज 18 के इस डिजिटल डायलॉग्स, इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी, आज हम बात करेंगे वो जिन्होंने सीए के खिलाफ सबसे पहले उसको चैलेंज किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। वही मुस्लिम लीग आज फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, क्योंकि उन्हें तकलीफ है कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन लोगों को, उन शरणार्थियों को नेचुरलाइज किया ना किया जाए या सिटीजनशिप दिया जाए, जो कि अपने अपने पड़ोसी मुल्कों से, इस्लामिक मुल्कों से भागकर भारत में शरण लेकर आए हैं और पिछले कई वर्षों से यहां पर हैं त्रिशंकु बनकर, क्योंकि ना इधर के हैं ना उधर के। देखिए, परेशानी ये है कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, अगर आप उसकी अपनी खुद हिस्टोरिकल लिगेसी देखें तो यही वो पार्टी है जो कि 1947 में जो धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार रही। इस मुस्लिम लीग ने पूरे देश में जो है बवाल मचाया, जो है सो 5 दशकों तक, और फिर आखिरकार अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश का विभाजन करवाने में कामयाब रहे। हुआ क्या? विभाजन हो गया, आपने धर्म के आधार पर अपना देश ले लिया। लेकिन जब पार्टीशन के बाद जब यहां से मुस्लिम जब पहुंचने शुरू हुए पाकिस्तान में या फिर उधर बांग्लादेश में, और वहां के स्थानीय मुस्लिमों ने जब उनकी पिटाई करनी शुरू करी, जब इनको कोई तरजीह नहीं दी, तो बाकी पूरी की पूरी बोगी जो है सो रुक गई। और मजे की बात देखिए कि उस हिंदुस्तान में जहां पर कि पार्टीशन करने का काम जो है सो मुस्लिम लीग ने किया, उसकी अभी भी जो इकाई बची हुई है वह जो सो आईयूएमएल के तौर पर वो कांग्रेस के साथ समझौता करके राजनीति कर रही है। विधि की विडंबना देखिए, जब पार्टीशन हुआ उस समय अगर आप ध्यान रखें, जिनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तो बकायदा जो है सो अपनी किताब में जिक्र किया है कि अगर आप पार्टीशन कर ही रहे हो तो फिर पॉपुलेशन ट्रांसफर करिए, अदरवाइज समस्या कभी दूर नहीं होगी। भारत की जो अपनी परंपरा रही है, हमारा सदियों का इतिहास रहा है, हमने जो है उस समय उसके लिए हम नहीं गए। लेकिन फिर उसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए। पार्टीशन के साथ ही जो वहां पर जो है एक समय लाहौर जो सो हिंदू बहुल और सिख जो है जिसमें बड़ी तादाद में थे, उस तरह का शहर था। आपने खुरेज खुरेज के वहां से लोगों को भगाया। जो रह गए उनके साथ क्या हुआ पाकिस्तान में? बांग्लादेश तो 1971 में बना। हालात ये थे, श्री प्रकाश जो कि बहुत बड़े जो है एक तरह से कह सकते हैं गंगा जमुनी तहजीब के हिमायती थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, नेहरू के अत्यंत करीबी थे, पाकिस्तान में भारत के पहले हाई कमिश्नर थे। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। जो हिंदू वहां से भागे उस समय उनके शरीर पर जो है गहने तक नहीं रहने दिए गए। करोड़ों की तादाद में जो है सो लोग स्थानांतरित हुए। और उसके बाद से जो सो लियाकत और नेहरू जो समझौता हुआ उसमें बकायदा भारत की सरकार ने, जिसे हम कहते हैं ना सोवरीन प्रॉमिस, यह किया कि अगर पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक, जो कि पाकिस्तान के सिलसिले में जो सिर्फ हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, पारसी ये हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों की धार्मिक बहुलता के आधार पर, कि उनके साथ अगर किसी भी किस्म की समस्या हुई जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है तो भारत सरकार उसका ध्यान रखेगी। अगर उस आधार पर, और हमने तो उस आधार पर आप देखिए ना, 1947 से सिलसिला शुरू हुआ, बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हिंदू माइग्रेट होकर आए। उनको जो है सो बकायदा जो है सो बसाया गया, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश में उन पर अत्याचार हो रहा था। उसमें तो खैर वो पाकिस्तान ही था। इधर इसके इस तरफ के पाकिस्तान में जो उस समय का पश्चिमी पाकिस्तान था, वहां पर क्या हालात रहे? आपने जो है लिटरली सबको फोर्स कर करके सभी लोगों को वहां से भगाया। जिनको आपने रोका वो कौन थे? वो दलित थे, जिन दलितों को हिंदू समाज से दूर ले जाने की तमाम साजिशें मुस्लिम लीग ने की। यहां तक कि जोगेंद्रनाथ मंडल नामक जो दलित नेता थे उनको लीग की सरकार में जो रखा गया, लेकिन अछूतों जैसा ऐसा व्यवहार किया गया कि मंडल साहब कुछ दिनों में इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए और आके कलकत्ता में उन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे। और आप जो सो आज ये कह रहे हैं कि वहां से जो हिंदू, जैन, सिख जो कि भारत में शरण ले रहे हैं, चूंकि उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जबरदस्ती अपना धर्म चेंज करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो उसके लिए तो आपके मुंह से, जुबान से एक शब्द नहीं फूटता कि नहीं जो सो भारत में अगर अल्पसंख्यक इतने सुरक्षित ढंग से बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान भी जो सो अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे। एक बयान नहीं आता इनका। और ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां से जो नॉन मुस्लिम जो आए हैं शरणार्थी, उनको आप नागरिकता मत दो, अगर देनी है तो मुस्लिमों को भी दे दो।
अरे भाई, जो मुस्लिम जो सो आते हैं उसके लिए अलग से नियम है, लेकिन जो सो एक इस्लामिक ढंग से जहां पर शासन चल रहा है, जहां पर कि मुस्लिमों के लिए उनका जो है सो एक तरह से कह सकते हैं होमलैंड विकसित किया गया, वहां पर कह रहे हैं कि नहीं, जो सो आप जो सो जो वहां पर अत्याचार हो रहा है जन अल्पसंख्यकों पर, चाहे वो हिंदू जैन सिख हो, उनको आप नागरिकता मत दो, और आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब देखिए जो सो विधि की विडंबना देखिए कि जिस पार्टी ने इस देश का बंटवारा किया, वो पार्टी भारत में रहकर यह बयान दे रही है, और वो भी देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि नहीं जी, होम मिनिस्ट्री, और आप ध्यान रखिए कि ये सीए के तहत नहीं हो रहा है, जिसका ये विरोध जो है सो बार बार करते रहे, और सिर्फ जो सो कम्युनल दृष्टिकोण से इन्होंने विरोध किया। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप पुराने कानून के तहत भी मत दीजिए, जो कानून जो है सो पिछले 6 दशक से चला आ रहा है। यह जो सो ओपन कम्युनलिज्म है, और आप देखिए अगर आप लीग की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो जो सो पिछले 100 साल का इतिहास ही वही है। आप एक उंगली पकड़ाइएगा, कल आपकी गर्दन पकड़ेंगे, ये वाला उनका हिसाब किताब है। आप देख लीजिए 1947 से पहले जब अंतरिम सरकार बनी, क्या हुआ? उस समय के तत्कालीन वायसराय वेवेल की साजिश के तहत ये सरकार के अंदर शामिल हुए, और इन्हें सरकार का जो एक तरह से कहते हैं ना, पेट अंदर से फाड़ना शुरू कर दिया। वही हरकत जो सो पाकिस्तान बनाने के बाद से इन्होंने की। पहले साल में ही भारत के सामने जो सो इन्होंने युद्ध जो सो शुरू किया। तो ये तो उस पार्टी का वो इतिहास रहा है। तो एक समय जो पार्टी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार रही, जिस पार्टी का जो पाकिस्तानी हिस्सा है, उसने वहां पर हिंदुओं को खुरच खुरच कर भगाया वहां से। अब वही हिंदू जब यहाँ पर आए हैं या सिख या जैन आए हैं, तो यहाँ वाली जो इकाई बच गई, वो करेगी नहीं नहीं, आप तो इनको यहाँ भी नागरिकता नहीं दे, क्या वो हिंद महासागर में जाके जल समाधि लेंगे? सीधी बात है। ये वो लोग हैं। अब कहीं ना कहीं ये इसको एक तरीके से इसको समझने की जरूरत है कि कितना कम्युनल एक्ट है। आपने इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर किया। आप चाहते थे कि वहां जाएं, लेकिन जब आपने देखा कि आपको वहां कोई इज्जत नहीं मिलने वाली और आपको वहां पर भी मार मार के भगाया जाएगा, तो आप यही रह गए। और फिर आप यहाँ की पूरी इसको ही कल्चर को ही और इसके नेचर को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को दरकिनार कर रहे हैं कि नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुई थी कि जो जहां पे अगर वहां पर प्रताड़ित है। देखिए, हमारे देश में एक दिक्कत होगी ब्रजेश जी। अल्पसंख्यकों को ना मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया है। अल्पसंख्यक वो होते हैं एक एक देश के अंदर जो कि 2, 3, 4% से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन नहीं होती। हमारे देश में अल्पसंख्यक सिख हैं, हमारे देश में अल्पसंख्यक पारसी हैं, हमारे देश में अल्पसंख्यक जैन हैं। इस पर विवाद किसी और दिन करेंगे, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पारसी हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जैन हैं। वैसा ही सिचुएशन बांग्लादेश का है, वैसा ही सिचुएशन अफगानिस्तान का है। तो ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इनको यही कहा गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसी नाम पर, इसी तर्ज पर देश का बंटवारा हुआ था। तो इनको कहा गया था कि तुम हिंदुस्तान जाओ। तो हमारे देश के कानून में ये प्रावधान था कि जो यहाँ पर शरण लेने आएगा, जब भी आएगा और ये कहेगा कि धर्म की वजह से उसे प्रताड़ित करके उसको वहां से छोड़कर भागना पड़ा है, तो उसको हमें शरण देनी होगी, उसे हमें नागरिकता देनी होगी। ये हमारे कानून में है। सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट, संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में इसको इसको इसका प्रावधान है। बस इतना कहा गया था कि आपको कम से कम यहाँ 5 साल गुजारने होंगे। उससे ज्यादा ये लोग तो दशकों से यहाँ पर हैं। 1990 अफगानिस्तान से जो भागकर सिख खड़े हुए हैं, पिछले 30 साल से यहाँ पर है, 36 साल से उनके बच्चे यहाँ पर बड़े हो गए, लेकिन उनके पास अभी भी नागरिकता नहीं है, उनके पास वोटर आईडी नहीं है। वो अपने आप को कहीं का नहीं बता सकते, क्योंकि अफगानिस्तान में उनकी कोई पहचान नहीं, भारत में उनको कोई मान नहीं। ये रियलिटी है। और जितने बांग्लादेश से भागकर आए, सब तो नामशूद्र हैं, सब तो दलित हैं। तो वो जो दलितों के चैंपियन हैं, वो आज तक चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? मैंने आपको किस्सा बताया ना, आप जो सो पाकिस्तान में हालात देखिए, आज जो सो हर दिन जो है सो आपको कन्वर्जन की घटनाएं मिलती। और मैं आपको बता दूं, और मैं एक बार फिर से आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं, यह जो किताब है, यह जो सो पहले जो हाई कमिश्नर थे, और ये मैं बता दूं, ये बनारस के रहने वाले थे, डॉक्टर भगवान दास के बेटे थे, श्री प्रकाश। नेहरू ने इनको खास तौर पे नियुक्त किया था, और नेहरू का जो सो किस तरह का जो सो प्रेम था आपको पता ही है। इन श्री प्रकाश ने अपनी किताब में बाकायदा जो है जिक्र किया है कि किस तरीके से जो दलित जो थे
पाकिस्तान में, जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और हिंदू जो सो एक एक करके वहां से भाग रहे थे, तो वहां से दलित भी भागना चाह रहे थे। लेकिन वहां की सरकार ने एक तरह से एस्मा लगाते हुए दलित हिंदुओं को वहां से निकलने नहीं दिया। और आपको पता है तर्क क्या था? तर्क ये था कि अगर ये दलित चले जाएंगे यहां से, तो फिर हमारे सड़कों की सफाई कौन करेगा, हमारे टॉयलेट की सफाई कौन करेगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह का तर्क गढ़कर जो है सो दलित हिंदुओं को वहां से आने नहीं दिया गया, जबरदस्ती उनको रोका गया। और फिर उसके बाद से किस तरीके से ऑर्गेनाइज उनका कन्वर्जन जो है तलवार की धार पर वहां पर हो रहा है, जहां पर कि वहां की अदालतें, जो कंगारू कोर्ट कहते हैं ना, अदालतों में जाती हैं पिटिशंस, पीड़ित परिवार जाते हैं और अदालतें वहां आंख मूंद लेती हैं, और बिल्कुल जो है तलवार की धार पर उन लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का जो कन्वर्जन चल रहा है दिन रात। एक कभी आपने आवाज सुनी है? ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, अपने जो आका है उनकी कभी आलोचना की हो? आखिर मूल पार्टी तो वही है ना। नहीं, क्या चल रहा है? और केरल की बात, अच्छा थोड़ा इतिहास को हम लोग याद कर लें। आपको याद होगा एक जो बार बार पढ़ाया जाता है, मोपला विद्रोह कहा जाता है। विद्रोह नहीं था, वह जेनोसाइड था हिंदुओं के खिलाफ। जो इसी तरह के जिहादी मानसिकता के जो वहां पर लोग थे, जिनको हम मुस्लिम फैनाटिक कह के जो है हम उसको बड़ी इज्जत बख्श देते हैं, तमाम पापों को छुपाने के लिए क्या किया? पहला मौका मिलते ही वहां पर जो केरल के हिंदू थे, तलवार की नोक पर उनका धर्मांतरण क्या किया गया। सिर्फ 100 साल पुरानी घटना है। महिलाओं का बलात्कार किया गया, घरों में आग लगाई गई। ये तो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है। और वहीं पर बैठ के जो सियासत कर रही है पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और विधि की विडंबना देखी, आजादी के पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग आमने सामने होते थे, आज गठजोड़ में है। जहां पर एक जगह मुस्लिम लीग बच गई है, वहां पर दोनों साथ साथ बैठ के राजनीति करते हैं। आजादी के पहले मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस हिंदू पार्टी थी। जिन्ना ने कभी भी कांग्रेस को सेकुलर पार्टी नहीं कहा, हमेशा हिंदू पार्टी कहा। जो मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे, तो वो हिंदू पार्टी आज की तारीख में देखिए कितनी सहज हो गई है कि उस मुस्लिम लीग के साथ जो सो बैठ के केरल में राजनीति कर रही है, जिसको उसने खुद पहले कहा कि यह देश का इन्होंने विभाजन करवाया। इस तरह की जब कम्युनल राजनीति के करने वाले लोग, किसी सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट में तो आप पहुंच रहे हैं कि नहीं, इनको नागरिकता न दी जाए यहाँ की। अफगानिस्तान की भी बात कर लीजिए। इतिहास गवाह है ना कि अफगानिस्तान एक समय बुद्ध को मानने वाले जो बौद्ध धर्मावलंबी थे, उनका सबसे बड़ा केंद्र होता था। हम लोग की आंखों के सामने मामिया में जो है बुद्ध की दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा जो उकेरी गई थी पहाड़ों पर, उसको टैंक लगाकर तालिबानी फनाटिक्स ने उड़ा दिया। एक आलोचना का स्वर निकला इनके मुंह से? नहीं निकला। लेकिन उन देशों में प्रताड़ित होकर, और कोई हम ऐसा नहीं कि जो है सो हम कहीं जो है किसी सऊदी अरब से किसी को लाके यहां पर नागरिक बना रहे हैं। हम उन देशों से जो लोग प्रताड़ित हैं उनको नागरिक बना रहे हैं, जो कि हमने एक संप्रभु देश के नाते हमने प्रॉमिस किया था वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों से कि अगर आप पर अत्याचार होगा, भारत के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और आप कह रहे कि नहीं, आप इनको नागरिकता मत दीजिए। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इसमें कई सारे पहलू हैं। ये वो ग्रुप है, जब कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा तो इन्होंने चुप्पी साधी। इन्होंने सिर्फ अपना एजेंडा फिट किया। जो उस वक्त जिन्होंने देश का बंटवारा धार्मिक बेस पर किया जाए, इसको बैक किया, यानी हिंदू मुस्लिम के नाम पर किया, रिलीजन के आधार पर, ये वही आईयूएमएल है, वही इंडियन मुस्लिम लीग है, जैसे आपने कहा। आज आज फिर वो सिर्फ मुसलमानों के लिए को देखकर खड़ी हुई है। उसको यहाँ पर ह्यूमैनिटी की कोई कदर ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है ब्रजेश जी, ये वो आईयूएमएल है जिसने आज तक कभी पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछा, बांग्लादेश से सवाल नहीं पूछा, अफगानिस्तान पे सवाल नहीं पूछा कि क्यों तुम वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो। वो जो यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की दुहाई देते हैं, उन्होंने कभी वहां की माइनॉरिटी को समझा ही नहीं। तो कम्युनल कौन हुआ? आईयूएमएल हुआ या मौजूदा सरकार हुई? नहीं, और आप उसकी क्या बात कर रहे हैं? आप ये देखिए ना, अभी कल ही मैं देख रहा था एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के कवर पर मलाला यूसुफजई को जगह दी गई।
इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग हो गई कि मलाला को नोबेल पुरस्कार तक दे दिया गया। आपने मलाला के बारे में कभी सुना है कि जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, जो चाहे हिंदू, सिख, जैन हो, उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ? और ध्यान रखिए कि सारी की सारी जो है वह कम उम्र की नाबालिग लड़कियां हैं जिनका जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, मारा जा रहा है, नहीं स्वीकार करने पर हत्या की जा रही है। उस मलाला ने भी एक स्वर कभी बुलंद नहीं किया। तो आप कहां इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फनाटिक लीडर से आप उम्मीद करते हैं, जो कि आज भी जो है सो जिनकी राजनीति जो है धर्म के आधार पर होती है? यह तो उम्मीद करना ही बेमानी है। मजे की बात ये देखिए कि उस बांग्लादेश में, आपके ध्यान के लिए, 1971 में जब पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश के लोगों पर गंभीर अत्याचार कर रही थी, उस समय जो है बिहार उत्तर प्रदेश से गए हुए जो मुसलमान जो कि बांग्लादेश गए, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने उस पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। वो पाकिस्तानी फौज का साथ देने की वजह से बांग्लादेश की निगाह में आज भी वो विलेन है और उनको वहां पर बिहारी मुस्लिम कहा जाता है। कंसंट्रेशन कैंप में एक तरह से कह सकते हैं कन्फाइन करके रखा गया उनको लंबे समय तक। वहां पर जो सो हिंदू हैं लंबे समय से जो सो भारत भाग भाग कर आते रहे, उनके मंदिर तोड़े जाते रहे। आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद किस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने थे जो उस समय का इस पाकिस्तान था। गांधी जी गए थे, गांधी जी को वहां से इसी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने उठ के भगा दिया कि नहीं नहीं आप जाइए बिहार, जाइए बिहार जहां पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। किसी ने ये चर्चा नहीं की कि जो उस समय के ईस्ट बंगाल में, चूंकि उस समय जो सो पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आया था, वो जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, जो हालात ये थी कि जो जांच कमीशन गया था उसके सामने हिंदू जो अपने खिलाफ हुए अत्याचार को बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, इस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया गया था। उनको इसी मुस्लिम लीग के अधिकारियों ने, नेताओं ने, नेशनल गार्ड्स ने ये सारे अत्याचार किए थे और उन्होंने गांधी को वहां से भगाया। तो इनकी जो राजनीति रही है, मैं जो सो उदाहरण जो आपको दे रहा हूं, लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के तो सबसे पढ़े लिखे नेता थे। उनको जो है सो दलित हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा था, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि दलित हिंदुओं को उन्होंने रोक कर रखा कि हमारी सड़कों की सफाई कौन करेगा और हमारे टॉयलेट कौन साफ करेगा। तो ये जो है सच्चाई से मुंह मोड़ने की मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक बीमारी है। आप ध्यान रखिए, लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए और क्या किया? भारत के अर्थतंत्र को तोड़ने वाला बजट पेश किया। चूंकि उस समय का जो व्यापार वाणिज्य जो था, उस पर जो सो हिंदू जो व्यापारी जो है उनका जो सो उनकी बहुलता थी, उनका कंट्रोल था। तो ऐसी नीतियां बनाई कि वो बर्बाद हो जाए। और वही लियाकत अली खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां पर चूंकि अब वो चूंकि सारे के सारे मुस्लिम कैपिटल से वर्ग था, तो उनके लिए तमाम रिलैक्सेशन देते। यह सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। आप जो है सो भारत में जो है कहते हैं कि नहीं जी, यहां पर जो है सो सबके पास जो सो बराबर भूमि होनी चाहिए, जमींदारियां खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में यही मुस्लिम लीग के लोग गए और वहां पर आज तक जो सो बड़ी बड़ी जमींदारियां बनी हुई हैं, और ऐसी ऐसी जमींदारियां कि 3 रेलवे स्टेशन आप क्रॉस कर जाइए और जो सो जमींदारी खत्म नहीं होती। तो ये जो दोहरापन है, दोगलापन है, वह जो है सो उस पार्टी की राजनीति में हमेशा से रहा है कि जब अपने कौम का सवाल आता है तो एक रुख, दूसरे कौम का सवाल आता है तो दूसरा रुख। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो इसलिए जो आज आईयूएमएल कर रहा है उसमें आपको कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उसका पास्ट ही वही है। ये तो जो सो इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, अदालतों को सोचना पड़ेगा, जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये जो इनका जहर है उससे कैसे जो है सो बचा जाए, कैसे देश को बचाया जाए। कई सारे सवाल उठते हैं ब्रजेश जी, ये जो एजेंडा है इनको चलाने क्यों दिया जा रहा है? हमारे देश की जो अदालतें हैं वो क्या इस बात को समझती नहीं है? क्यों इसको हवा दी जाती है? और ये तो दशकों से यहां पर हैं, इनकी क्या कोई मान्यता नहीं? कुछ हजार हैं, मान लीजिए 2-3 लाख लोग भी हुए, परिवार भी हुए, उनके यहां भारत में आ जाने से क्या फर्क पड़ता है? ये वही आईयूएमएल है, क्या इसको मोर्चा ये नहीं संभालना चाहिए कि इन पड़ोसी देशों को कहे कि इनको आप इज्जत से वापस लीजिए? आप नहीं ले सकते तो आप पर शर्म है, मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? तो इनकी क्या ये अपने आप को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क्यों कहते हैं? सिर्फ मुस्लिम लीग ही कहें, क्योंकि भारत के हित की बात कहां कर रहे हैं? ये तो एक रिलीजियस वर्ग के हित की बात ही कर रहे हैं ना। क्यों इनको इतनी जगह दी जाती है? देखिए, अब आप इतिहास उठाकर देख लीजिए ना, भारत और पाकिस्तान धार्मिक आधार पर एक साथ बटे। जाहिर है
दोनों ही देशों का जो है सो सारे इंस्टीट्यूशन जो है एक तरह से एक ही तरह चलेगा। आप याद करिए, भारत ने आजादी के बाद से अपना जो सर्वोच्च संवैधानिक आसन है, उस पर तीन तीन जो है सो राष्ट्रपति जो है मुस्लिम बनाए। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम। आप पाकिस्तान में जरा याद करिए, क्या वहां कोई सोच भी सकता है? वो तो अब बन ही नहीं सकता। यही नहीं, आपने कोर्ट की बात कही, क्या हुआ बांग्लादेश में जो लास्ट जो सो हिंदू चीफ जस्टिस थे बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के? भागना पड़ा देश छोड़कर पाकिस्तान में। बताइए, यहां इंडियन सुप्रीम कोर्ट में तो बाकायदा जो है सो आजादी के बाद से हमेशा एक जगह जो है हमेशा रिजर्व रहती है। और ये कोई हम बिना आंकड़ों के बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट को जिन बड़े बड़े जो है लीगल एक्सपर्ट्स ने स्टडी की है, उनकी फाइंडिंग है, एक ट्रेडिशन रहा है। क्या पाकिस्तान ने ऐसा कोई ट्रेडिशन मेंटेन किया अपने यहां? नहीं, कोई इस बात को नहीं बोलेगा। पाकिस्तान में क्या जो है वहां पर लैंड रिफॉर्म्स हुए? नहीं, कोई नहीं बोलेगा इस बात। अरे पाकिस्तान तो आज तक जो है जिस इस्लाम के कॉल्स के आधार पर बना, वो तो उस मुस्लिम तक को डिफाइन नहीं कर पाया है कि आखिर वहां मुस्लिम है कौन। पहले तो आपने जो है सो मुस्लिम को दो हिस्सों में बांटा, शिया और सुन्नी। सुन्नी को पता नहीं कितने हिस्सों में बांटा, बरेलवी, देवबंदी। फिर उसके अंदर पता नहीं कितने फिरके हुए। वहां पर तो आपको जानकर ऐसे होगा, बकायदा एक जुडिशियल कमीशन बना ये डिफाइन करने के लिए कि भाई इस्लाम की टीचिंग्स क्या है और मुस्लिम किसको माना जाए नहीं माना जाए। प्रारब्ध देखिए कि जो अहमदिया मुस्लिम्स देश के विभाजन के लिए माहौल बनाने में जिन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी, या फिर पाकिस्तान बन जाने के बाद से हिंदुस्तान के सामने हमले करने में सबसे जो है सो जोरदार जिन्होंने तौर तरीका अख्तियार किया था, जफरुल्लाह खान को याद कर लीजिए। उस पाकिस्तान में उन अहमदियों को हिंदू मुस्लिम करार दे दिया गया और उनकी हालत जो सो तीसरे दर्जे की है। तो जो देश जो सो अपने यहां आज तक जो सो ये डिफाइन नहीं कर पाया कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, उस देश की क्या बात करते हैं? और उस देश की जो प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी रही जिसने उस देश को जो है जन्म दिया, उससे आप किस जो नैतिकता, किस ईमान की उम्मीद करते हैं? और जाहिर है जो सो भारत में जो है लोग जो सो कई बार इतिहास की समझ को खो देते हैं। कई बार होता है कि नहीं जो है तो एक कुछ चुनिंदा से लोग थे जिन्होंने की एक पार्टी बनाई और जो है सो अंग्रेजों ने साथ दिया और देश का विभाजन करवा दिया। जी नहीं, रिकॉर्ड ये कहता है कुछ समय जो है धार्मिक आधार पर कंस्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी। कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज पर, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सीट जो है मुस्लिम लीग को मिली थी। यानी कि उस समय जो देश का मुस्लिम वोटर था तो उस मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा था। तो आप ये भी नहीं कहिए कि जो है सो सिर्फ अंग्रेजों की साजिश थी। आपने अपना जो है सो अपनी ताकत लगाई थी उस पार्टी के पीछे, और क्या हुआ? पाकिस्तान के बन जाने के बाद से जब वहां पर जो सो आप गए अपने सपनों के देश में, लात मारा पंजाबियों ने। आप सीधे जाके सिंध में गिरे। आज भी मुहाजिर कहे जाते हैं। बैठ के लंदन में अल्ताफ हुसैन जो सो मूवमेंट चलाते रहे दशकों तक। कराची की सड़कों पर दिन रात जो सो पिटाई की जाती है। ये हालात है। तो सच्चाई को आप समझने की कोशिश भी नहीं करते। और अगर मैं बार बार कहता हूं अगर धर्म ही एकता का आधार होता तो फिर जो है सो तमाम अरब देश जो है सो छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों बने हुए हैं? क्यों इराक ने जो है सो कुवैत को जो सो एनेक्स करने की कोशिश की? तो ये चीज तो समझनी पड़ेगी ना। तो और ऐसे जहर के बीज जो बो रहे हैं वैसी पार्टियों को कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रख के कि नहीं वह जो है सो उसके नाम के साथ मुस्लिम शब्द लगा हुआ है? नहीं, ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है ना, बहुत डेंजरस है सर। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस इसलिए क्योंकि एक अखंड भारत खंडित खंडित हो गया धर्म के आधार पर। फिर उस खंडित भारत के अंदर भी जिस जहां पर यह कहा गया कि इसके स्ट्रक्चर को सेक्युलर कहा जाएगा, वहां पर जो मेजोरिटी है यानी कि हिंदूज हैं, उनको ही अपनी मेजोरिटी में होने में शर्मसार होना पड़ता है। उनको ही अपने देश के एक हिस्से को छोड़ के भागना पड़ता है और कोई मुंह तक नहीं खोलता, कोई उफ तक नहीं करता। आज 32 साल हो गए हैं और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये वो देश है जहां पर अगर आप हिंदू हैं तो आपको शर्मसार किया जाता है क्योंकि आप हिंदू हैं, जबकि आपके देश का नाम हिंदुस्तान है। आपका बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि एक रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर किया गया। और हम हमारे देश के कानूनों में जितना हम इसको खुला सेक्युलर रखने की कोशिश करते हैं, उतना इसे कम्युनल बताया जा रहा है। छह छह जातीय, 6 पंथ के वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं सिटीजनशिप एक्ट में जिनको की कहा गया है।
हमने कहा गया है जो वहां पर माइनॉरिटीज है, जहां जिनकी पॉपुलेशन कभी कहीं 22-23% हुआ करती थी, अब गिन के 2% नहीं है। सिखों के सारे बड़े बड़े गुरुद्वारे और जहां पर जितने हैं सब वहां पाकिस्तान में, लेकिन सिख यहां हिंदुस्तान में और कनाडा में। क्यों? पाकिस्तान में सिख क्यों कम है? ये सवाल कोई पूछ रहा है? अफगानिस्तान के सिख कहां गए, कोई पूछ रहा है? तक्षशिला कहां है? ज्ञान का भंडार था ना, कहां गया? एक पूरे एक पूरे माउंटेन रेंज को अफगानिस्तान से नॉर्थ पाकिस्तान में उसे हिंदू कुश कहा जाता है, उसको लिखा जाता है हिंदू कुश, यानी कि किलर ऑफ हिंदूज, जहां पर हिंदुओं को काट काट कर वहां रक्त की नदियां बहती थी, वहां की घास का रंग लाल हो गया था, इतने हिंदुओं को वहां मारा गया और आज तक उसको बदलने की कोशिश नहीं की। बौद्ध धर्म के बामियन बुद्धास को बर्बाद कर दिया गया और आज तक चुप्पी साधे बैठे हैं लोग। कितनों ने उफ की? ये जो खड़े हैं ठेकेदार सेक्युलरिज्म के, इनमें से कितने लोग खड़े हुए मुझे बताइए ना ब्रजेश जी। ये लोग कौन होते हैं किसी के अधिकारों की बात करने के लिए? कुछ हजार शरणार्थी देश के अंदर आए हैं, उनको आप नागरिकता देने से आपको तकलीफ हो रही है। 30 करोड़ की नहीं नहीं आबादी को आनंद जी, और वो तकलीफ हो भी रही हालात है, तब है तो जबकि इस एक तरफ 30 आप करोड़ की रोहिंग्याओं आबादी को से क्या 100 ओपनली करोड़ की बसाने के आबादी को लिए जो सो तकलीफ नहीं पूरा होनी चाहिए? मूवमेंट चलाते हैं। रोहिंग्याओं के साथ आपकी पूरी सहानुभूति है। बांग्लादेश से जो घुसपैठ करके आते हैं, उनको जो सो अपने में समेटने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन जो लोग जो सो लीगल ढंग से इस देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, उन पर सब कुछ आपका विरोध है। हर किस्म की पाबंदी है। ये कैसे चलेगा? हर जगह है। आपने पूछा कि कितने मुस्लिम देश हैं जिन्होंने रोहिंग्या को जगह दी? मुसलमान मुसलमान देशों में नहीं जाएगा, लेकिन भारत में आके शरण लेगा। और लेकिन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जिनके पास जिनको ये कहा गया था कि ये बंटवारा इसी आधार पे हुआ है कि तुमको वहां जाकर रहना है, वो अब अगर यहां आना चाहते तो आप उनको मना कर रहे हैं। कमाल का लॉजिक है ये। और हमारे देश के कोर्ट्स और व्यवस्था जो है वो इस लॉजिक को बैक कर रही है, इसको हवा देने में लगे हुए हैं। क्या क्या सोचते हैं लोग? लोगों को क्या ये पता नहीं है? ये इस तरह से नैरेटिव को घुमा दिया गया है। अपने आप को प्रताड़ित प्रताड़ित बताकर सबसे ज्यादा प्रताड़ित दूसरों को यही लोग कर रहे हैं। आपने अपने आप को अपने राइट्स कहकर देश को बांट दिया, मेरी जगह कहकर देश को बांट दिया। फिर आपको समझ में आया कि आप वहां जाकर रह नहीं सकते, तो आप यहां पर आकर ये कर रहे हैं कि भाई मैं तो गया नहीं, तुमको आने नहीं दूंगा। यही लॉजिक है। बेस लॉजिक यही है ना कि मैं तो नहीं जा सका तो तुमको नहीं आने दूंगा। जब हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश छोड़ के भागकर आए थे यहां पर, उनको वहां पर कौमियों ने काट दिया, कम्युनिस्टों ने। नुआखाली में क्या हुआ हमको पता है, कोई भूला नहीं है, लेकिन उसका कोई सवाल कोई जवाब है? आज तक किसी को वहां पर पनिश किया गया है? किसी को पूछा गया है? और आज आप बेधड़ल्ले से वोट बैंक के लिए आप सबको राशन कार्ड बांटते फिर रहे हैं, और आपको पता है ये सारे बांग्लादेशी हैं, लेकिन आप इनको वापस नहीं भेजना चाहते। जिसने जिसके लिए अपने धर्म के नाम पर अपनी जमीन काट दी, देश को बांट दिया, और आज आकर यहां आकर रह रहा है, आप कह रहे हैं आ जाओ। और जो वहां से भाग रहे हैं ये कहकर, क्योंकि उनको वहां कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम हिंदू हो, हिंदुस्तान जाओ, वो जब यहां आ रहे हैं आप कह रहे नहीं नहीं, इनको नहीं, इनकी एंट्री नहीं है। 20-20, 30-30 साल से लोग बैठे हैं यहां पर, दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर में, आसपास के कितने, कम से कम 16 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बंगाल में, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। आप कहां से आए हैं? भाई मैं भारत का हूं। आपकी नागरिकता कहां की है? वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बांग्लादेश से भाग के आए। कब आए? 30 साल पहले। 30 साल पहले। कोई बाप बन गया, कोई मां बन गई, कोई दादा दादी नाना नानी बन गए, लेकिन उनको उनके उनकी सारी जनरेशन की कोई आइडेंटिटी नहीं है। पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, लेकिन आइडेंटिटी क्या है आपकी? यहां पर जो घुसपैठ करके आते हैं उनके आधार कार्ड बन गए, लेकिन इन लोगों को टोकन लेके चलना पड़ता है कि भाई हम शरणार्थी हैं। क्या सिस्टम है ये ब्रजेश जी? नहीं नहीं, और आप ये कोर्ट्स देखिए ना कोर्ट्स ऐसी आर्टिकल। दलीलों को बर्दाश्त क्यों करते हैं? नहीं नहीं, आप ये देखिए ना आर्टिकल 370 जब तक लागू रहा, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर वो लोग जो कि
पाकिस्तान से शरण लेने के लिए यहाँ पर आए, जो कि बिल्कुल बॉर्डरिंग एरियाज के थे, जब वहां पर सियालकोट वगैरह इलाके में जमकर हिंदुओं सिखों के खिलाफ अत्याचार शुरू हुआ और जम्मू इलाके में आकर बसे। उनको आप देखिए जो है सो कितने दशक का इंतजार करना पड़ा। और मजाक देखिए, चूंकि जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए जो सो वहां पर जो हिंदू शरणार्थी जो आए, उनको आपने जो है नागरिकता नहीं दी। वो भारत के लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन 370 का ग्रॉस एब्यूज किस तरह था कि जो सो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे। अब मजे की बात है कि ये सब चलता रहा और किसी ने उफ तक नहीं की। आपने श्रीनगर सहित जो पूरे कश्मीर से 1990 के दशक में जो हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बने, उनका जिक्र किया। आज बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल का हिंदू चुनाव के बाद से एक ठीक ठाक संख्या है जो कि असम में जाकर शरण लिए हुए। किसी के चेहरे पर कोई शिकन आ रही है? नहीं जी, नहीं। कहाँ है आप कल्पना वायलेंस? करिए। वेयर इज द वायलेंस? बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कौन सा वायलेंस, कहां पे वायलेंस? 400 परिवार वहां असम भाग गए, कौन सा वायलेंस? 400 परिवार झारखंड भाग गए, किसी ने कोई देखा ही नहीं। जो बिहार भाग गए, किसी ने देखा ही नहीं। उनको सरेआम रातों रात पूरी रात वहां पर खेतों में गुजारनी पड़ी है। उनकी माओ बेबियों बेटियों के साथ वहां बलात्कार हो रहा है सरेआम। वेयर इज द वायलेंस पूछा जा रहा है। और यहाँ एक परिवार अगर मुस्लिम परिवार होता है तो यहाँ हाय तौबा मच जाती पूरे देश के अंदर। हम लोग चुप्पी साधे बैठे, कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई जाके इंक्वायरी नहीं कर रहा, कोई घूम के ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा भारी बहुमत आने के बाद तुम ये तांडव कर रहे हो। हालत है। अलीगढ़ की बात सुनिए, नूरपुर में 100 परिवारों ने लिखा है, वहां पर जाटव परिवार हैं जिन्होंने लिखा है कि हम हमारे घर बेचकर जा रहे हैं, बिकाऊ है, हमसे नहीं रहा जाता, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की बारातों को निकालने नहीं दिया जा रहा है। कोई हाहाकार हुआ है? ह्यूमन राइट्स वाले पहुंचे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा है। जो बड़े बड़े लंबे लंबे कच्चे चिट्ठे लिखने वाले हैं, लेटर लिखने वाले पहुंचे हैं, जागे हैं। ये जो है ना, ये पूरा एजेंडा सिर्फ एक धर्म के नाम पर, एक अपीजमेंट के आधार पर चल रहा है। और बहुत गंदी हरकत है ये, ब्रजेश जी। और इसी के अंतर्गत ये सब कुछ चल रहा है। ये पूरा एक सुचारू रूप से चलता हुआ एक एजेंडा है। और अगर आप देखें तो पिछले 600 700 साल 800 सालों में भारत जो है सिर्फ सिकुड़ रहा है। और एक ही धर्म एक ही पंथ के लोग जो हैं इसको काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। एंड ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स का एजेंडा चल रहा है सामने से, बेखौफ। नहीं नहीं, और हर जगह आपको से, कहा हर जाएगा ना। जगह से कट ही रहा है ना भारत। छोटा ही हो नहीं रहा है नहीं, ना और सीटों आपको से, हमेशा ये कहा सिकुड़ रहा जाएगा है। कि भारत सदियों से रहा है और जो सो सदियों तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन कोई ये बताता है कि 400 साल पहले का जो भारत था और आज का जो भारत है, उसकी साइज में क्या फर्क है? कोई नहीं बताएगा। एक समय भारत की सीमा कहां तक थी, आज हम कहां पर हैं? कोई इसका जिक्र करेगा? नहीं जी। क्योंकि अगर आप उसका जिक्र करेंगे, अगर उसकी याद दिलाएंगे, तो फिर परेशानी होगी। फिर पूछा जाएगा कि भाई आखिर वो आज आपका हिस्सा क्यों नहीं है? अफगानिस्तान में कहां कहां है हिंदू गायब हो गए? आपने हिंदू कुश का जिक्र किया, कितने लोगों को बताया जाता है कि हिंदू कुश उसका नाम क्यों है? आज आप जो है सो कांधार कांधार जो है सो, हम लोग चूंकि जो है सो IC-81 का अपहरण हुआ और उस विमान को लेके जाया गया, इसलिए कांधार कहते हैं। कितने लोग बताते हैं कि भाई वो आपका अपना ऐतिहासिक गांधार प्रदेश रहा है? कोई नहीं है आपको बताएगा। पेशावर, पुष्पपुर, असली नाम आपके जो सो महान जो है सो प्रतापी राजा कनिष्क की वो अपनी वो राजधानी थी। कोई आपको नहीं बताएगा। कहां से गायब हो गए भैया? लाहौर के बारे में हर कोई जानता है। भगवान रामचंद्र के बेटे लौ के नाम पर लाहौर शहर है। जी। कोई आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि जब आप इतिहास बताने जाएंगे, पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी जानबूझकर एक जो है अभियान चलाया जाता है कि अरे भारत का सदियों से जो है कुछ बिगड़ा नहीं। अरे सदियों से क्या, पिछले कई दशकों में काफी कुछ बिगड़ गया भैया। भ्रम में मत रहिए। सच्चाई ये है ना कि आपके केरल से, जिस केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है अपनी राजनीति चमकाती है, वहां से लोग बड़े पैमाने पर ISIS के साथ जुड़े, सीरिया छोड़िए अफगानिस्तान में जाकर सक्रिय हुए। ये तो रिकॉर्ड पर है।
हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप जो है सो खतरे को देखने की जगह आंख मूंद नहीं सकते, क्योंकि अगर आंख मूंदेंगे तो उसे खतरा टलेगा नहीं, बल्कि और खतरा गहरा हो जाएगा। तो जो इस तरह की सियासत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो हेट्रेड पर आधारित है, जिसमें कि जो है अपने इंटरेस्ट को छोड़कर हर संप्रदाय जहां निशाने पर है, उस राजनीति को समझना होगा, देश को उसके सामने सजग होना होगा और ऐसे तत्वों का मुंहतोड़ जो है प्रतिकार करना होगा। यही भविष्य का रास्ता है। नहीं नहीं, और इनकी कोई राइट्स नहीं है, ये ह्यूमन नहीं है, ये इंसान नहीं है जो अपनी बहन बेटियों बीवियों को बचाने के लिए और फिर जिल्लत की जिंदगी से बचने के लिए भारत में उम्मीद लेकर आए हैं। तो क्या इन ये ह्यूमन नहीं है, ये इंसान नहीं है? इनकी जिंदगियां व्यर्थ हैं, जाए जाए खड्डे में जाए। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई मान नहीं है। इनको आप एक छोटा सा पर्चा देंगे और कहेंगे हर चीज के लिए तुम लाइन लगाओ, मेरे पास आओ, गिड़गिड़ाओ और हर बार बाहर ही कहलाओ, ये कहेंगे आप। तब क्या हुआ? तब इनकी जिंदगी का क्या हुआ? इनके राइट्स का क्या हुआ? इनका कोई मोल नहीं, इनका कोई औचित्य नहीं। ये लोग कौन है? उन कभी पूछा कि शारदा लिपि को क्यों बर्बाद कर दिया गया? कश्मीर में से कश्मीरी को ही हटा दिया गया, उर्दू और इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया गया। किसी ने इस एजेंडे को कभी सवाल नहीं पूछा। आज आप लक्षद्वीप के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन खड़े हुए थे लक्षद्वीप के लिए? क्या एजेंडा चल रहा है वहां पर? ये सवाल पूछे तो भाई हम कम्युनल, तो वो जो कर रहे हैं वो क्या है? कम्युनल कौन है फिर? सेक्युलरिज्म का चोगा ओढ़कर उसके, सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी ये दो वर्ड्स हैं जिसको कि इस तरह से उसको 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 अब्यूज करके उसकी पूरी इसको ही बदल दिया है, स्वरूप को ही बदल दिया है, मतलब को ही बदल दिया है। अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात करो तो आप सेक्युलर है, हिंदुओं की बात करो तो आप कम्युनल है। भाई सेक्युलर ये होता है जहां चर्च और स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता। और आज देखिए लेफ्ट, जो कि अपने आप को पूरी तरह से सेक्युलर कहता है, एथिस्ट कहता है, आज वो पेंशन दे रहा है मदरसा के टीचर्स को केरल में। और केरला हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आप क्या कर रहे हो? ये इस तरह से एजेंडा को घुमा दिया गया, नैरेटिव को घुमा दिया। हमारे देश में लोग मुस्लिम नहीं बोलते, माइनॉरिटी बोलते। अरे मुसलमान तो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इस देश में, और गर्व से कहना चाहिए। 30 करोड़ की आबादी है। 30 करोड़ की आबादी को 2-3 लाख शरणार्थियों से तकलीफ हो रही है। आपने अच्छा हुआ कि लेफ्ट की पॉलिटिक्स का जिक्र किया। इस देश में जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया में जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, वो धर्म को अपने से दूर रखती है, धर्म को कहती है कि अफीम है। भारत एक अनोखा ऐसा देश है जहां पर कि लेफ्ट जो है खुलेआम अपीजमेंट धार्मिक आधार पर उसमें लगा रहता है। भारत में जो है लेफ्ट को, वो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकता है, मंदिरों का विरोध कर सकता है, लेकिन मदरसे से लेके मस्जिद से लेके तमाम चीजों में जो है उसका दिल बहुत उदार रहता है। ये पहला ऐसा किस्सा है पूरी दुनिया में। जो सीपीएम, जिसका कि फाउंटेन हेड जो है चीन रहा, जो चीन के कॉज को लेकर भारत की राजनीति में अस्तित्व में आई, वह चीन जो सो किस तरीके से जो है डील कर रहा है सिचुएशन को, उससे बिल्कुल अलग। चीन जो कर रहा है उससे हम लोग सहमत नहीं हो सकते। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर किसी भी फेथ को मानने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अत्याचार होता है, वो गलत है, निंदनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देख लीजिए वही सीपीएम जो कि चीन की आइडियोलॉजी को लेकर इस भारत में जिसका जन्म हुआ, जो कि इंडो चाइना वार के टाइम में चीन के समर्थन में उसके नेता खड़े हो गए थे, वह जो सो केरल में, अब आपने केरल की बात की, क्या कर रहा है। और दूसरा, आपको इतिहास का एक और किस्सा बता दूं। यहां पर आप एक तरफ हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात करते हैं, एमआईएम की भी बात कर लीजिए। एमआईएम तो हैदराबाद की धरती से पनपी है ना। वहां पर जब रजाकर तांडव कर रहे थे, एक जो है सो पूरा का पूरा जो सो फनाटिक इस्लामिस्ट का जो है सो एक अड्डा बना हुआ था, और निजाम को जब ये समझाया जा रहा था कि भाई आप अगले खलीफा बनने जा रहे हैं, किस तरह का अत्याचार किया गया वहां पर हिंदुओं पर। और जब पुलिस एक्शन हुआ, और शुक्र मनाइए कि सरदार उस समय जिंदा थे, नहीं तो आपके भारत देश के में सबसे बड़ा नासूर जो है उस समय की हैदराबाद रियासत अगर इंटैक्ट रह गई होती तो बनती, और इस देश का क्या स्वरूप होता भगवान ही मालिक होता। तो रातों रात जब फौज गई, ये सब के सब भील में घुस गए, जो हजारों वर्ष तक जो युद्ध करने की धमकी दे रहे थे।
और रातों रात ये सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। एक तरफ आपने धार्मिक आधार पर विध्वंस किया, लगा कि अब ये चलेगा नहीं, पिटाई हो रही है, तो रातों रात ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। और इसीलिए तेलंगाना के इलाके में वर्षों तक सशस्त्र जो है हिंसा जो है सो चलती रही वामपंथियों के द्वारा, और उसका बड़ा हिस्सा वो थे जो कि एक समय रजाकर रह चुके थे। तो जो सो इस तरह के इस्लामिक फैनेटिक्स और कम्युनिस्ट पार्टियों का तो भारत में लंबा इतिहास है साथ साथ चलने का। आप कहां केरल की बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप का? वो तो जो सो इनके हिसाब से तो अहिंसा मानी जाएगी, क्योंकि इतिहास इतना हिंसक है, पास्ट इतना हिंसक है, इसलिए आप उसमें तो आप पढ़िए ही मत। नहीं तो फिर सबसे ज्यादा कम्युनल तो लेफ्ट हो गया फिर, जबकि लेफ्ट को तो पूरी तरह से एक सेक्युलर होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट का एजेंडा और आइडियल तो ये है ना कि आप धर्म को और चर्च को और स्टेट को अलग रखते हैं, आप पूरे एथिस्ट हैं, आप सब लोगों में समानता देखते हैं, हर पंथ को अपना पर्सनल मानते हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में इसको यूज नहीं करते। लेकिन आज का एजेंडा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा तो लेफ्ट को पूरी तरह से कम्युनल कर दिया गया है और पूरा मुस्लिम एजेंडा हो गया है। नहीं तो आप देखिए बताइए ना, इशू पश्चिम यहाँ बंगाल पर में लेफ्ट के शासनकाल में क्या हुआ? ब्रजेश जी, धार्मिक आधार पर अपीसमेंट हुआ या नहीं ब्रजेश हुआ? जी, बिल्कुल। और ब्रजेश जी, एक एक चीज सबको बताने की जरूरत है, यहाँ इशू एक किसी पंथ या धर्म के खिलाफ नहीं है। इशू ये है कि एक पंथ एक धर्म जो है बाकियों के खिलाफ एक एजेंडा चला रहा है, आप इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। जब जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के बाद नेहरू, और आपने लियाकत अली की बात की, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब फर्स्ट उनके पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने इसमें भी उन्होंने यही कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीच देखिए, उन्होंने कहा कि गलती हो गई, भले ही हमको हमारी जमीन मिल गई है, भले ही हमको हमारा देश मिल गया है, लेकिन इस देश को हम एक सेक्युलर आइडेंटिटी देंगे, यहाँ हर जाति, हर मूल, हर वर्ग के लोगों को यहाँ पर रहने की इजाजत है और उनको सेफ रखा जाएगा। पाकिस्तान की नींव जो है, कभी भी इस्लाम के नाम पर बंटवारा जरूर हुआ था, लेकिन जब वो फॉर्म हुआ था तब जिन्ना ने कहा गलती हो गई, जब क्योंकि उन्होंने देखा कि पार्टीशन के वक्त और जब लोग इधर से उधर जा रहे थे किस तरह से राइट्स हुए थे और कितने लोग मरे थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब मरे थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद लियाकत अली ने उसके नेचर को बदल दिया और कहा कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और वहां पर इस्लाम के नाम पर जिस तरह से बाकी नॉन मुस्लिम डिनोमिनेशंस को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, वो कैसे जायज हो गया? भारतीय मूल का व्यक्ति अपने आप को भारत के सेक्युलरिज्म को अगर ये अपना चुका है, तो हर भारतीय की ये जिम्मेदारी है, अगर उसका पड़ोसी मुल्क किसी को भी प्रताड़ित कर रहा है तो सवाल उठाए। लेकिन आज तक आईयूएमएल ने एक बार भी उफ करके मुंह खोला है? नहीं नहीं, देखिए लीग की जो पॉलिटिक्स रही है उसका कितना दोहरापन है। आखिरी कुछ लाइनों में बता दूं, आपने लियाकत अली खान की चर्चा की, आपने बताया कि किस तरीके से जो जिन्ना ने जो वहां भाषण दिया था, हालांकि उस भाषण में भी वो कितने सीरियस थे वो तो खुदा ही जाने। हाँ, लेकिन लियाकत अली खान ने, आप देखिए कहां से लियाकत अली खान गए थे उस समय, की यूनाइटेड प्रोविंस से गए थे जो आज का उत्तर प्रदेश है। जिस उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से बड़े ही रूमानी अंदाज में हमेशा जो है गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, उस तहजीब वाले इलाके से निकल कर गए थे लियाकत अली खान, जिन्होंने जी, पाकिस्तान पहुंचते ही अपना पूरा का पूरा इस्लामिक एजेंडा लागू करते हुए वहां से चुन चुन कर माइनॉरिटीज को, जो कि हिंदू सिख जैन थे, भगाया। यही नहीं, जब वो अंतरिम सरकार बनी थी उस समय भी उन्होंने अपना कम्युनल एजेंडा जारी रखा और चुन चुन के भारत के उद्योग धंधे, सरकार, प्रशासन बर्बाद हो, इसकी पूरी कोशिश की बतौर वित्त मंत्री। और उन्होंने पार्टीशन की प्रोसेस को और एक्सपेडाइट किया, क्योंकि सरदार जैसे लोगों को ये लगा कि भाई ये तो आपके पेट में छुरा घोंपते रहेंगे आपके साथ खड़े होकर, और इसलिए जो सो पार्टीशन के लिए जो सो आखिरकार मजबूर होना पड़ा। तो ये तो इतिहास गवाह है, कहना कुछ है और है, करना कुछ और है। एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की जो दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ खुलेआम कम्युनल कार्ड के, तो कथनी और करनी में जो सो ऐतिहासिक तौर पर जो सो लगातार अगर आप देखें तो अंतर रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। चलिए देखते हैं अब कोर्ट इसको कैसे संज्ञान में लेता है। इस विषय पर आगे भी बात करेंगे। खासकर एक विषय है, ज्वलंत है, कि हमारे देश में ये जो दो शब्द हैं, सेक्युलर और माइनॉरिटी, इसको किस तरह से अब्यूज किया गया है और इसको किस तरह से कई लोग कहते हैं कि पूरी तरह से इसके आधार, इसके मूल को ही बदल दिया गया है नैरेटिव के हिसाब से। इस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, हो सके तो कल ही करेंगे, अनलेस कोई और बहुत बड़ा ज्वलंत विषय हमारे सामने नहीं आ जाता। ब्रजेश जी, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। निश्चित तौर पर, और तमाम दर्शकों या फिर व्यूअर्स जो कि इस डिजिटल डायलॉग को सुनते रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे कल एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ, जैसा कि आनंद जी ने भी इशारा किया। नमस्कार। नमस्ते।